लम्स जनून। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 26 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे अपने शौहर की याद आ गई मेरी एन रोमांटिक बेबी को। वो कुर्सी पर बैठते हुए टांग पर टांग रखकर बड़े रोमांटिक अंदाज से पूछ रहा था। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आज आप पूरे 7 मिनट लेट हैं और आप अभी तक घर नहीं पहुंचे। तो अब पुलिस वाले की भी इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी। जी हाँ, बिल्कुल हुआ करेगी। आप मुझे फौरन बताएं कि आप पूरे 7 मिनट लेट क्यों हैं। मैं ज़रा अपनी नफरी का दिमाग ठीक कर रहा था और आज पूरा चार्ज मेरे हाथ में आ चुका है, तो इसलिए देर हो गई। वो सब तो ठीक है, मगर जो आप पूरे 7 मिनट लेट हुए हैं इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मिर्हा को हंसी आ रही थी अपनी एक्टिंग पर, जिसे वो बमुश्किल रोक कर बोल रही थी। जी मैम, मैं 10 मिनट में आपके हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, फिर आप जो भी सज़ा देंगे ये बंदा नाचीज खुशी खुशी कबूल कर लेगा। मगर शर्त यह है कि सज़ा मेरी पसंद की होनी चाहिए। शामिर को मिर्हा का यूं मजाक करना बहुत अच्छा लग रहा था। जी नहीं, सज़ा तो सज़ा होती है और वो देने वाले की मर्जी होती है कि वो किस तरह की सज़ा देना चाहता है। ऐसी कोई भी डिमांड आप मुझसे नहीं कर सकते। वो तो मेरी जान में घर आकर बताऊंगा। क्या मैं डिमांड कर सकता हूँ या और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपको सज़ा देने का पूरा हक है, मगर मुझे बहुत सख्त सज़ा चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलती बहुत बड़ी की है। तो सज़ा भी धमाकेदार होनी चाहिए। मेरा आपको पता है कि आप बहुत बेशर्म हैं, इसलिए मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। बिरहा ने शाहमीर के गोल गोल बेबाक अल्फाजों को समझते हुए शर्म से लाल होकर ठक से फ़ोन बंद कर दिया। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद भी कर ले तो आने वाला खतरा टल नहीं जाता। बंद करने से पहले फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मैम, मेरे लिए कड़ी सजा तैयार रखिएगा, नहीं तो फिर खुद मेरी सजा के लिए तैयार रहना। शामिर का मैसेज पढ़कर मिरहा पछता रही थी कि उसे क्या जरूरत थी जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डालने की। उसे पता था कि अब तो वो अपना मूड सजा के लिए बनाकर ही कर आएगा। वैसे भी मीरब की टेंशन की वजह से दोबारा शाहमीर को अपनी मोहब्बत में मिरहा पर बरसाने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान था, अब जबकि मीरब की हालत काफ़ी बेहतर थी। ऊपर से मिरहा की बातों ने शाहमीर के सोए हुए सारे जज्बातों को जगा के रख दिया। अब तो मिरहा की शामत पक्की थी। खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर करके शहर से मंगवा लिया है। आते हुए लेकर आऊँगा। फ्रेश होकर मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस पहन कर तैयार हो जाओ। आई लव यू मीर के जान, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा शौहर, एसीपी शामिर मलिक। अगर मुझे कुछ देर की इजाज़त हो तो मैं जाकर अहमद तुम्हारे दिए गए नाम के मुताबिक इस चालाक लोमड़ी का निकाह करवाऊं, क्योंकि सब मेहमान नीचे इकट्ठे हो चुके हैं। रुमान शाह ने तैयार होकर नीचे जाने की मीरब से इजाज़त मांगी। इजाज़त है, जा सकते हैं, मगर पहले मेरे पास आए। मीरब की टांग में चोट लगने की वजह से मीरब बेड से ज़्यादा खुद उठ नहीं सकते थे, इसलिए हर छोटे बड़े काम के लिए वो अपने शाह को अपने पास बुलाते। रुमान शाह ने ब्लैक कलर का शलवार कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें इसका गोरा रंग कहर डाल रहा था। हालांकि रुमान शाह ने कुछ खास तैयारी नहीं की थी, मगर घर में निकाह के लिए आए हुए मेहमानों की वजह से सिर्फ फ्रेश होकर ब्लैक कलर का कुर्ता और शलवार पहन रखा था। इस सादगी में भी इसकी खूबसूरती कयाम उठा रही थी। जी क्या हुक्म है बंदाना चीज के लिए। रुमान शाह ने कफ बंद करते हुए मुस्कुरा कर कहा। इतना दूर नहीं, मेरे पास आए। मीरा जो के बेड पर लेटे हुई थी, पास खड़े रुमान शाह को हाथ के इशारे से अपने पास होने को कह रही थी। जाने शाह, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं बस निकाह वाला काम निपटा कर आ जाऊँ, इसके बाद जितना कहोगी नजदीक आ जाऊंगा। रोमान खुद को बड़ा मासूम प्रेजेंट करवाते हुए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर अपनी इज्जत बचाने वाली एक्टिंग करते हुए बोला, तो मीरा शर्म से लाल पड़ गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि शायद इसकी बात का ये मतलब निकाल देगा। शायद मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। आप फजूल के वहम अपने दिमाग में मत पालो। मैं तो आपको अपने पास इसलिए बुला रही थी कि मैं आपको काला टीका लगा सकूं। अब आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर जाते जाते वो चालाक लोमड़ी आपको नजर लगा के चली गई तो। मीरा ने अपनी सफाई में बोलते हुए कहा, मगर इसके चीक्स शर्म से इतने ब्लश कर रहे थे कि शाह को अपने जोक पर हंसी आने लगी। ओके ओके, मुझे लगा कि शायद मेरी बीवी का रोमांस का मूड हो रहा है। मैं तो डर ही गया था। रबान शाह मीरब के पास बैठते हुए घबराने की एक्टिंग करते हुए बोला, जी नहीं, मेरा आपकी तरह हर वक्त रोमांस करने का मूड नहीं होता। इस तरह के शौक आपके ही और आपको ही मुबारक हो। मीरा ब्लश करती हुई गालों से मुंह बस्तूर कर अपनी आंखों में छोटी उंगली से काजल लगाकर शाह के कान के पीछे लगाकर अपना हाथ पीछे कर चुकी थी। यहाँ पर तो मुझे नजर लगने का खतरा ही नहीं था, खतरा तो मुझे यहाँ पर है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर नजर लग जाएगी, तुम जल्दी से इधर नजर का टीका लगाओ। रुमान शाह ने अपने लबों पर उंगली रखते हुए बड़े मुस्खरे अंदाज से कहा, ठीक है, अभी लगा देती हूँ।
मीरब ने अपनी आंख से काजल लेते और रुमान शाह के लबों पर काजल लगा दी। अब वो खिलखिला कर हंस रही थी। उसे पता था कि रुमान शाह कौन सा नजर का टीका लगाने की बात कर रहा था। अब वो अपने जोक पर दांत निकाल कर कह लगाती हुई हंस रही थी। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। अब बताता हूँ तुम्हें कि शौहर की नजर कैसे उतारते हैं। रुमान शाह के दोनों हाथ जो अपने चेहरे पर रख चुके थे, क्योंकि उसे भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। रुमान शाह ने इसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ पिन कर दिए। अपने मजबूत हाथों की उंगलियां उसकी नाजुक कांच सी उंगलियों में पूरी तरह से फंसाते हुए उसे तकिए पर पिन कर चुका था। वो उसकी नाजुक सी लबों पर झुका हुआ था। मीरब ने अपना चेहरा इधर उधर करके बचने की बहुत कोशिश की, मगर रुमान शाह की पकड़ से बचना मीरब के लिए आसान नहीं था। वो अपने आछी लब जबरदस्ती मीरब की पंखुड़ियों पर रखकर इनको अपनी कैद में ले गए। मीरब को शाह का तड़पाने की अच्छी खासी सजा मिल रही थी। वो मीरब के लबों की नमी को इतनी शिद्दत से अपने अंदर उंडेल रहा था कि मीरब मचलने लगी थी। मीरब का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया था दुश्मन जान ने। अभी तो वो मीरब की जान को और भी मुश्किल में डालता अगर उसे नीचे जाकर निकाह करवाने की जल्दी ना होती तो। वो जब पीछे हटा तो रोमान शाह की खुद की भी सांस उखड़ी हुई थी, जिसको बहाल करने के साथ वो खिलखिलाकर मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि इसकी दूसरी पंखड़ियों का जायका भी तक इसके लबों पर था। मीरा अपने हाथ छूटते ही शाह के सीने पर दो तीन मुक्के जोर से बरसाए। ऐसे भी कोई किस करता है? मुझे सांस नहीं आ रही थी, वो गुस्से से बोली। मुझे तो ऐसे ही किस करने में मजा आता है, और वैसे भी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे नाजुक होंठों की पंखड़ियों में इतना नशा है कि मैं मदहोश हो जाता हूँ, और मुझ मासूम से पीछे नहीं हटा जाता, तो मैं क्या करूं? वो सारा कसूर मीरब की खूबसूरत पंखड़ियों का बना रहा था। शाह चले जाए, वरना मैं आपके साथ कुछ कर ना बैठूं। मीरब के लब पर कट लगने से मीरब को जलन से महसूस हुई, तो उसने अपनी उंगली से अपने होंठ को टच करते हुए उंगली को देखा, तो उस पर एक नन्ही सी बूंद खून की देखकर मीरब भड़क उठी थी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ करके दिखाओ। मैं जरा निकाह वाले मामले से फारिग होकर आता हूँ। तुम खुद को तैयार करो। शाह बहुत गंदे हैं। वो शाह के पीछे जोर से तकिया फेंकते हुए अपना गुस्सा निकाल रही। कुछ देर वेट करो, अभी वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ और कितना अच्छा। आराम से बैठकर इस मुद्दे पर बात करें। वो मीरब की बात पर हंसते हुए रूम से जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी टांग में बहुत दर्द है। मीरब ने ऊंची आवाज में वार्निंग दी थी। कोई बात नहीं, मैं जहां से नजर का टीका लगवा कर आया हूँ वहीं से कंटिन्यू करके काम चला लूंगा। तुम्हारी मासूम टांग को मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रुमान शाह किसकी बात कर रहा था? वो हंसते हुए रूम का दरवाजा खोलकर जा चुका था, जबकि मीरा अभी तक सी सी करती हुई अपनी होंठ को सहला रही थी। शायद इसका शाह कुछ ज्यादा ही सख्ती करके गया था, क्योंकि कट थोड़ा गहरा लगने की वजह से मेरा को हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था, मगर ये दर्द इतना मीठा था कि मेरा हल्के से मुस्कुरा दी थी। अहमद के घर वाले महक के लिए वेडिंग सूट लेकर आए थे। रुमान शाह की धमकियां देने पर बमुश्किल महक ने सूट पहना था। अगर तुमने बाहर आकर किसी भी तरह का तमाशा किया, तो इस बार कसम से महक मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अच्छा है, तुम मुझे शूट कर दो। वैसे भी जबरदस्ती करवा कर तो मुझे शूट ही कर रहे हो। महक, तुम चाहती क्या हो? अच्छा खासा खूबसूरत वेल एजुकेटेड लड़का मिल रहा है, ऊपर से वो तुम्हें प्यार भी करता है, जिसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, रुमान शाह ने चिल्लाते हुए कहा। वो इस वक्त महक के कमरे में अकेला मौजूद था, क्योंकि महक बाहर आने को तैयार नहीं थी। महक की माँ ने रुमान शाह से जाके मिन्नत की थी इस बददिमाग लड़की को किसी भी तरह बाहर लेकर आए। मुझे तुम चाहिए हो रुमान शाह, सिर्फ तुम। कर लो मुझसे निकाह। क्यों इतने जिद्दी हो गए हो तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। तुम तो मुझ पर मरते थे। आज क्यों तुम मुझसे दूर भागने के लिए मुझे किसी और के गले बांध रहे हो? महक दुल्हन बनी भागती हुई अचानक रुमान शाह के सीने से आन लगी थी, और रुमान शाह के कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती इसके सीने से लग कर रो रही थी। डिस्कस्टिंग, पागल हो गई हो। रुमान शाह ने जोर से धक्का देते हुए महक को खुद से दूर किया। हाँ, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दी। क्या करूँ मैं? तुम किसी भी तरह तो मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महक, सचमुच इस वक्त पागल लग रही। तुम अहमद से शादी कर लो, मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मेरी इज्जत रखने की खातिर तुमने चुपचाप अपना घर बसा लिया है। रुमान शाह ने इसके पागल अंदाज को देखते हुए तो अपना लहजा थोड़ा नरम कर लिया। साफ साफ लफ्जों में कहो कि तुम किसी भी तरह मुझे इस घर से दफा करना चाहते हो। जब सब कुछ अच्छी तरह से पता है, तो फिर बार बार मेरे अल्फाजों से बेइज्जत क्यों होना चाहते हो? आज मुझे मीरब की किस्मत पर रश्क आ रहा है, जिसको तुम इस कदर इश्क करते हो कि आज तुम्हें महक नजर नहीं आ रही।
जिस पर बचपन में तुम मर मिटने को तैयार थे। आंसुओं से भीगी हुई आंखों से वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी, इन सब फजूल बातों का अब कोई मतलब या मकसद नहीं है। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना महक मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा जिसका पछतावा चाहे सारी जिंदगी मुझे रहे, मगर तुम्हारा किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुमने जितना कुछ कर लिया है, इससे ज्यादा सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। रुमान शाह के लहजे और आंखों में इतना कहर था कि महक का पूरा वजूद लरस गया। अब रुमान शाह के हाथों से गोली खाकर मरने से तो ज्यादा बेहतर था कि वो निकाह करके अहमद के साथ ही चली जाती। महक चाहे जितना मर्जी रुमान शाह के इश्क में मुब्तला हो, अगर उसे अपनी जान बहुत अजीज थी, वो कभी भी रुमान शाह के हाथों से मरना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए अब सवाए अमर के साथ निकाह करने के इसके पास कोई और चारा नहीं था। अहमद की फैमिली के अलावा शाहजेब और डॉक्टर हुमा आए थे। ज्यादा लोगों को निकाह में मदऊ नहीं किया गया था। बड़ी सादगी से निकाह होने के बाद महक को अहमद की फूलों से सजी हुई गाड़ी में बिठा दिया गया था। रुमान शाह ने अमर को अपने पास बुलाया था। तुम्हें तुम्हारी बीवी की खूबियों से बहुत अच्छी तरह से मैंने आगाह कर दिया है। इन सब खूबियों को जानने के बाद भी तुम इसके साथ निकाह करने के लिए खुद राजी हुए थे, और अब अगर निकाह के बाद तुमसे तुम्हारी बीवी संभाली न गई तो लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। पहले तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड अरीशा नहीं संभाली गई, मगर ये भी तुम्हारी बीवी। इसको लगाम डाल के रखना, जैसे मर्जी रखो, मगर उसे कायदे कानून सिखाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रुमान शाह ने साफ साफ लफ्जों में अहमद से कहा था कि वो अपनी बीवी पर अपना अपना हक जमा कर उसे उसकी हदूद दिखाए। मेरे पंजाबी यार, कभी थोड़े अल्फाजों को तमीज से भी बोल लिया करो, अहमद ने हंसते हुए रुमान शाह से कहा, क्योंकि रुमान शाह के सीधे साफ खरे जुमलों के वो लोग आदी थे। शाहजेब और अहमद को पता था कि रुमान शाह अपनी बात हमेशा साफ सुथरे अल्फाजों में ही बयान करता है, इसलिए ये इनके लिए कोई हैरान की वाली बात नहीं थी। जनाब, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी बीवी अड़ियल दिमाग है। ये बात अगर तुम मुझे ना भी बताते तब भी मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारे खानदान से है तो इसका अड़ियल होना तो लाजिम है। आखिर को तुम्हारी ही कजन है। रुमान शाह के अड़ियल होने का अहमद मजाक से ताना मार रहा था। अब तुम चुपचाप चले जाओ, कि यहाँ से या जूते खाकर जाने का इरादा है, रुमान शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा। जा रहा हूँ, अब तुम मेरे साले बन गए हो, तमीज से पेश आएगा। जाते जाते अहमद भी अपनी कमीनी हरकत करके गया था। रुमान शाह ने जाते हुए उसकी कमर पर कसकर मुक्कर जड़ दिया था, साले वाली बात पर। हालांकि रुमान उसे सारी हकीकत से आगाह कर चुका था, फिर भी जानबूझकर जाते हुए वो दांत निकालते हुए उसे साला बोलकर गया था। मेरा शाहमीर का फेवरेट ब्लू कलर पहनकर बहुत खिली खिली और खूबसूरत लग रही थी। शामिर ने पहली बार उसे अपने मनपसंद कलर को पहनकर तैयार होने के लिए कहा था। मेरहा को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो अपने मीर के लिए तैयार हो रही थी। ब्लू कलर की कैप्री के साथ सेम कलर का नॉर्मल सा कुर्ता और डिजाइनर दुपट्टा लेकर वो बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। बालों को स्ट्रेट करके इसने खुला छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर मस्कारा और लाइट से लिपस्टिक लगाई हुई थी। मेरहा को खुद भी ज्यादा मेकअप का शौक नहीं था, और शाहमीर भी ज्यादा मेकअप को पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने अपने मीर की पसंद से मेकअप बहुत लाइट किया। कानों में गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग पहने हुए थे। अपनी फाइनल लुक आईने में देखते हुए मेरहा खुद ही शर्मा गई, क्योंकि काफी दिनों बाद वो तैयार होकर काफी खुश थी। इतने में बाहर का डोर बजा था। वो भागते हुए बिना पूछे दरवाजा खोल चुकी थी। उसे लगा कि शायद शाहमीर आया है, क्योंकि इसके आने का वक्त हो चुका था। शाहमीर ने तकरीबन 10 मिनट का आने का कहा था, और तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका था। उसे कन्फर्म था कि शाहमीर ही आया होगा, इसलिए इसने बिना आवाज दिए दरवाजा खोल दिया। माशाल्लाह, एसीपी ने घर में तो पटाखा रखा हुआ है। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ख्वामख्वाह आधी रात तक थाने में ख्वार होते रहता है। कितना बदनसीब शख्स है। कौन कौन हो तुम लोग? पीछे हटो। दो तीन लंबे चौड़े मुस्टंडे जो दरवाजे पर खड़े अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। शैतानी इनके चेहरों से साफ झलक रही थी। इनके भयानक चेहरों से इनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि वो किसी नेक इरादे से नहीं आए। बिरहा जो अपनी एक्साइटमेंट में दरवाजा खोल बैठी थी, अब दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि वो लंबे चौड़े मुस्टंडे नाकाम बना चुके थे। इनके धक्का देने से मिरहा जो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, जमीन पर जा गिरी थी। खूबसूरत दिलनशीन गुड़िया, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हारे नाजुक हाथ इस तरह के दरवाजे बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि मखमली सेज पर बैठकर हम जैसे शहजादों का दिल बहलाने के लिए बनी हो तुम। वो लड़के कदम उठाते हुए मूंछों को ताव देकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। प्लीज चले जाएं यहाँ से। बिरहा जमीन पर पीछे की जानिब स्क्रॉल करती हुई कांप रही थी। वो डरते हुए रो रही थी। बिरहा तो पहले से ही एक बहुत डरी और सहमी रहने वाली लड़की थी।
जिस दर्द को अपनी मोहब्बत से शाहमीर ने बड़ी मुश्किल से कम किया था, मगर आज इन गुंडों के इरादे देखकर मिरहा को अपने बचपन की वो सहमी हुई मिरहा याद आ गई। एक लड़के ने आगे बढ़कर मिरहा की कलाई थाम कर उसे झटके से खड़ा करते हुए कहका लगाकर हंसते उसे अपनी जानिब खींचा था। मिरहा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इसके साथ आकर टकराई थी। वो बदतमीजी पर उतर आया था। वो मिरहा को अपनी बाहों में कसने की कोशिश कर रहा था, जबकि मिरहा रोती हुई उसे धक्के मार रही थी। कहाँ जा रही हो मेरी जान? एक तो एसीपी ने इतनी खूबसूरत बीवी को घर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। कोई इतनी खूबसूरत चीज को इस तरह छुपा के रखता है। इन लड़कों का शैतानी हंसना मिरहा को लरसने पर मजबूर कर रहा था। एक तो इतनी मुश्किल से इतनी खूबसूरत चीज हाथ लगी है और तुम यूं मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल रही हो। आज तो तुम बड़े डेरे की रौनक बनोगे जाने मन। इस लड़के ने शायद शराब पी रखी थी। उसके मुंह से आते हुए बदबू से मिरहा ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। वो लड़का शायद सबका सरकोप लग रहा था, क्योंकि बाकी इसके पीछे खड़े हुए उसे देखकर खुश हो रहे थे। मगर बदतमीजी सिर्फ वही लड़का कर रहा था जो देखने में काफी खूबसूरत और किसी अच्छे घर का मालिक था। प्लीज मुझे छोड़े, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे साथ? मिरहा कांपते होठों के साथ रो रही थी, जिससे इसका खूबसूरत रोता हुआ हुस्न इस लड़के को और भी अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। ना तो हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है और ना ही तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है। दुश्मनी तुम्हारे शौहर के साथ है और हमारा सब कुछ बिगाड़ा भी तुम्हारे शौहर ने ही रहा है। हम तुम्हें सजा देने आए थे ताकि तुम्हारे शौहर को तड़पा सके, मगर तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर चोरी चौधरी खुर्रम का दिल आ गया है। अब तो तुम मेरे डेरे की जीनत बनोगी। मैं तो तेरे शौहर को सजा देना चाहता था, मगर तुम्हारा हुस्न तो मेरे लिए ही सजा बन गया है। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए गंदी नजरों से उसे देख रहा था। मिरहा को जबरदस्ती कांधे पर उठाकर इसने अपनी गाड़ी में डाल दिया। मिरहा रो रही थी। वो उसकी कमर पर जोर से अपने हाथों के मुक्के भी मार रही, मगर वो नशे में धुत इस मासूम की हथेलियों थप्पड़ों से खुश हो रहा था। गांव की कुछ औरतें ये सब कुछ देख रही थी, मगर कोई भी मिरहा की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गांव के चौधरी का बेटा था। गांव वाले तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रखवाली नहीं कर पाते थे। वो बेचारे मिरहा की क्या मदद करते? मगर उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि वो एसीपी की बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहे। वो रोती हुई मिरहा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से ले जा चुके थे। इनके जाने के कुछ ही देर बाद शाहमीर बहुत अच्छे मूड में खाना लेकर घर आया। इसने जैसे ही जीप घर के बाहर रोकी, गांव की औरतें और कुछ मर्द तेजी से भागते हुए उसके पास आए और उसे बताया कि भाभी को चौधरी का बेटा खुर्रम जबरदस्ती उठा कर ले गया है। व्हाट? कब? शाहमीर ने चीखते हुए पूछा था। सर जी, बस अभी आपके आगे आगे ही वो भाभी जी को गाड़ी में डाल कर लेकर गया है। इसके साथ चार पांच इसके मुस्टंडे दोस्त भी थे। शाहमीर जल्दी से वापस जीप में बैठ गया। गुस्से से इसके माथे पर बेशुमार बल पड़ रहे थे। वो जीप को उड़ाता वहां से निकला। इसने फौरन से अपने फोन की लोकेशन ऑन की थी, क्योंकि मिरहा के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट जिसमें एक चिप थी और वो चिप शाहमीर के मोबाइल से कनेक्ट थी, जिससे उसे मिरहा की लोकेशन का पता लगाने में जरा भी दिक्कत नहीं। लोकेशन के मुताबिक वो लोग 10 मिनट के फासले पर थे। वो लोग अभी शायद गाड़ी में ही मौजूद थे, क्योंकि लोकेशन का फासला कम ज्यादा हो रहा था। शाहमीर ने अपनी नफरी को फोन करके अलर्ट करते हुए अपनी लोकेशन भेजी थी। मेरा मेरी जान, बस कुछ देर पेशेंट रखना। तुम्हारा मेरा अगले चंद मिनटों में तुम्हारे पास होगा। भरोसा रखना मेरी मोहब्बत पर। मुझे पता है कि इस वक्त तुम दिमागी तौर पर किस कंडीशन से गुजर रही हो। शामिर अकेले में ही खुद से बातें करता हुआ तेज रफ्तार से अपनी जीप को उड़ाता हुआ ले जा रहा है। परेशानी से उसके माथे पर पसीने की बूंदें नमदार हो रही। शाहमीर की नजर मुसलसल अपने मोबाइल की लोकेशन पर थी। अब इसकी गाड़ी रुक चुकी थी, क्योंकि एक ही जगह की लोकेशन शो हो रही थी और शाहमीर की नफरी भी इसके जीप से कुछ ही दूरी पर थी। इसकी नफरी मुसलसल शाहमीर के रास्ते में थी। महक और अहमद गाड़ी में अकेले थे और महक की फितरत से रुमान शाह उसे अच्छी तरह आगाह कर चुका था। इसलिए अहमद ने रिस्क न लेते हुए अपने लिए एक हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अहमद नहीं चाहता था कि पहले ही दिन महक का इम्प्रेशन घर वालों पर गलत पड़े, क्योंकि वो महक के मिजाज से फिलहाल बिल्कुल वाकिफ नहीं था। आप कंफर्टेबल हैं? महक जो गुस्से से भरी हुई चुपचाप बैठी हुई अपने हाथों को मरोड़ रही थी। अहमद के पूछने पर महक ने कहा जाने वाली नजरों से अहमद की जानिब देखा था। क्या मैंने कोई गुस्ताखाना जुमला बोल दिया जो आप यूं डराने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रही हैं? अहमद ने अपनी आदत से मजबूर मजाक किया। अभी पूछ रहे हो कि क्या मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं? निकाह करने से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे निकाह करने के लिए रजामंद भी हूं या नहीं?
महक ने मुंह खोला तो तड़क तड़क करती हुई। उसकी जबान से अहमद को पता चल गया था कि रुमान शाह की बातें काफी हद तक सच थी। इस बंदी को काबू करना न काफी मुश्किल काम था। तुमने जो कुछ मीरा भाभी के साथ किया उसके बाद तुमसे पूछने का मौका मुझे रुमान शाह ने दिया ही नहीं। अगर मौका मिलता तो जरूर तुमसे पूछता कि तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो या नहीं। अहमद का मूड अब भी मजाक वाला ही था। ओहो, तो अब समझी कि वो अपनी बीवी की तारीफों के पुल पहले से ही तुम्हारे सामने बांध कर मुझे जालिम, बेहिस और बदतमीज साबित करने के बाद इसने मेरा निकाह तुम्हारे साथ करवाया है। महक ने गुस्से से भरी आवाज में अपने जुमलों को तरतीब देने की कोशिश की। रुमान शाह ने जो भी कहा इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे निकाह की हामी अपनी खुशी से भरी थी क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। तुम्हारा गुजरा हुआ कल सब कुछ पीछे रह गया। मुझे तुम्हारे माजी से कोई लेना देना नहीं, बशर्त ये कि तुम हमारी आने वाली जिंदगी को अच्छे नजरिए से देखो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा हमसफर साबित होगा। अहमद ने पुरतहमुल लहजे से महक को समझाने की पहली कोशिश कर दी थी। तुम्हारी इतनी ही लंबी चौड़ी तकरीर का सिर्फ मेरे पास एक जवाब है और वो ये कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा निकाह तुम्हारे साथ जबरदस्ती करवाया है और तुम जहां तक मुझे लगता है इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसे मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रख। जितनी मुझसे उम्मीदें लगाओगे इतना ही बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना ही मुझे तुम्हारे इन लच्छेदार बातों में उलझना है। महक का अंदाज इंतहाई बदतमीजी वाला था। महक, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं कि हमारे मजहब में शौहर का क्या रुतबा और मकाम। मैं इस तरह के जुमले अभी तुमसे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम सेटल हो सको। मगर तुम जिस तरह की जुबान मुझसे इस्तेमाल कर रही हो डिस्गस्टिंग, इससे तुम बिल्कुल भी एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की नहीं लग रही। किसी भी रिश्ते को बनने के लिए वक्त दरकार होता है और मेरे ख्याल से हमें अपने इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए, जो तुम्हारी तरफ से शायद जबरदस्ती है मगर मैंने बहुत दिल और खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया है। अहमद महक को बहुत अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अपने रिश्ते की शुरुआत में ही किसी भी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता था। मगर एक बात सच थी, इसने जितना सोचा था ये रिश्ता इसके लिए इससे कहीं ज्यादा टफ सिचुएशन पैदा करने वाला था, जिसका उसे चंद मिनटों के बाद ही अंदाजा होने लगा था। शाह, कहाँ हैं आप? मीर अपने काफी देर इंतजार के बाद रुमान शाह का नंबर डायल किया। बस मैं थोड़ी देर में ऊपर आ रहा हूँ, और मैं एक ज़रूरी कॉल सुन रहा था। महक की रुखसती के बाद रुमान शाह को तुर्की वाले अधूरे प्रोजेक्ट के मसले के लिए फ़ोन आ गया था, तो वो उसे सुनने के लिए वही गार्डन एरिया में खड़ा हो गया था। इसलिए उसे मीरब के पास जाने के लिए देर हो गई। मुझे तो लगा कि शायद आप महक के साथ ही चले गए हो। जो आने में इतनी देर हो गई, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मीरब के गुस्से से भरी आवाज़ शाह के कानों में पड़ी, तो शाह फ़ोन कान को लगाए बड़े बड़े कदम लेता हुआ सीढ़ियाँ पर लांघते अपने रूम तक पहुंचा था। सॉरी जान, कॉल थोड़ी लंबी हो गई तो मेरे जहन में नहीं रहा कि तुम रूम में अकेली हो। और रुमान शाह ने रूम का दरवाजा खोलते ही फोन कट करते अपनी जेब में डालते हुए अपनी गलती का एतराफ किया। फिर अब का सूजा हुआ मुंह देखकर रुमान शाह को अंदाजा हो गया कि इसकी मिसेस का मूड हद से ज्यादा खराब है और वजह इसका लेट होना था। आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है और ना ही आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर प्यार करते होते तो आपको मेरी फिक्र होती। मैं कब से रूम में अकेली पड़ी हुई आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे वॉशरूम में जाना था, मुझसे उठा भी नहीं गया और उठने के चक्कर में मैं बेड से गिर गई थी। मीरब की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। उसे अपने शाह पर गुस्सा भी बहुत था और उसके पाँव में गिरने की वजह से दर्द भी हो रहा था। आई एम सॉरी मेरी जान, तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं फ़ौरन आ जाता। मुझे फ़ोन करते हुए टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना तुम्हारा शायद सी कोताही कभी नहीं कर सकता। और ये कैसे बोल दिया कि मेरी जान तुमने कि तुम्हारा शाह तुम्हारी फिक्र नहीं करता और ना ही तुमसे प्यार करता है। तुम शाह की जान हो, मेरी गलती की सज़ा देने का हक है, मगर मेरे प्यार पर शक करने का नहीं। वो जल्दी से मीरब के पास बैठ के अपने हाथों से इसके आंसू पूछ कर उसे बड़े प्यार से चुप करवा रहा था। इसको बेड पर उठाकर बैठा दिया। उसे अपने मजबूत बाजुओं में कसते शाह ने उसे अपने मजबूत सीने में छुपा लिया। मीरब के गिरने का दर्द शाह के चेहरे पर नजर आ रहा था। वो अपनी नाराजगी का इजहार शाह के सीने में मुंह को छुपाए रो कर रही थी। जाने शाह, क्या मुझे इस गलती की माफी नहीं मिल सकती? तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। आपको पता है कि मुझसे चला नहीं जाता, फिर भी आपने आने में इतनी देर कर दी। वो सू सू करके रोते हुए बोली, मेरी जान अब माफी मांग तो रहा हूँ, एक बार माफ कर दो। आइंदा कभी अपनी जान को इस तरह देर तक छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगी, प्रॉमिस। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं,
درد زیادہ نہیں ہو رہا مگر غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ میرم نے بڑی معصومیت سے اپنے سچ کا اعتراف کیا۔ اوہو، میری جان کو اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، آج کے بعد غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوگی، آج کے لیے معذرت۔ آپ بتاؤ، بندہ اپنی بیگم کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مجھے واش روم لے کر چلے۔ جی جناب، ابھی لے کر چلتا ہوں۔ رومان شاہ نے میرب کو اپنی باہوں میں اٹھا کر چیکس پر لبوں سے ہلکی سی چھیڑخانی کرتے ہوئے اسے واش روم کے اندر پہنچا دیا۔ اب آپ جائیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ رومان شاہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہیں پر کھڑا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیگم کو میری ضرورت پڑ جائے، اور میں اپنی بیگم کی خدمت میں جلدی حاضر نہ ہوا تو میری بیگم پھر سے ناراض ہو جائے گی۔ جی نہیں، آپ باہر جائیں، آپ یہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور آپ کی بیگم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض نہیں ہوتی۔ پھر اپنے آنکھیں دکھاتے رومان شاہ کو باہر جانے کا کہا۔ سوچ لو، میں تو حاضر ہوں، اگر کہو گی تو تمہیں شاور میں دلوا دوں گا۔ رومان شاہ کا موڈ کافی شوق اور رومانٹک ہو رہا تھا۔ جی نہیں، آپ کو اتنی لمبی چوڑی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں، اور جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بلوا لوں گی۔ پھر اپنے رومان شاہ کی طرف شرماتے ہوئے دیکھ کر جانے کا کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے اب تم اپنے شوہر پر شکوہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو تمہاری مدد کرنے کو تیار تھا۔ رومان شاہ بڑا بیچارہ سا منہ بنا کر واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میر کہاں ہے؟ مجھے لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ برہا کو ایک کمرے کے اندر چوہدری خرم نے بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ اس کے ارادے انتہائی خطرناک اور گندے لگ رہے تھے۔ تمہارا میر چاہ کر بھی میرے ڈیرے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک وہ پہنچے گا تب تک تمہاری عزت کی دھجیاں اڑ چکی ہوں گی۔ وہ روتی ہی شاہ میر کو پکار رہی تھی۔ چوہدری خرم اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، لہجہ اور ارادے اتنے ہی بدصورت اور بھیانک تھے۔ مرحا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بنا دوپٹے کے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ان درندوں کی نظروں سے کور کر رہی تھی۔ یار، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی کہ ایس پی کی بیوی ہے تو بے حد خوبصورت۔ خرم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے روم سے باہر نکلا ہوا تھا۔ روم کے باہر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کی ساری ڈسکشن مرحا روم کے اندر بیٹھ کر سن رہی تھی۔ میر پلیز آ جائیں، ان کے گندے ارادوں کو پورا مت ہونے دیجیے گا۔ اگر کسی نے بھی مجھے چھوا بھی تو آپ کی قسم مرحا مر جائے گی۔ مرحا کو آپ نے ایک بار پھر سے جینا سکھایا ہے۔ مرحا آپ کی نظروں سے خود کو دیکھنے کے بعد خود سے پیار کرنے لگی تھی۔ پلیز میر، اب اگر مرحا محبت کے اس مقام سے گری جہاں پر اس کو آپ نے بٹھایا ہے تو اب کی بار مرحا جی نہیں سکے گی۔ وہ روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، اپنے میر کو بلا رہی تھی۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں اور سچی پکار میر کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا میر اس تک پہنچ چکا تھا کیونکہ مرحا نے باہر گولیاں چلنے کی آوازیں صاف سنی تھی۔ باہر ہونے والی ہلچل اور بھاگم دوڑ سے مرحا کے کانپتے ہوئے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا میر اسے ڈھونڈتا ہوا اسے لینے کے لیے آ گیا۔ یہ کمینہ ایسی بھی اتنی جلدی یہاں پر پہنچ کیسے گیا؟ اس کو ہماری لوکیشن کیسے پتہ چلی؟ باہر وہ لڑکے آپس میں گھبراہٹ بھری آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ یار، اس لڑکی کو چھوڑو اور اس وقت یہاں سے اپنی جان بچا کر نکلو۔ وہ خر دماغ اے سی پی اگر ہم تک پہنچ گیا تو ہماری ضمانت تک نہیں ہونے دے گا۔ اے سی پی شاہ میر کے چرچے ہم نے اس سے پہلے سن تو رکھے ہیں کہ اس کی زبان سے زیادہ کہیں اس کی بندوق کی گولیاں چلتی ہیں۔ مرحا کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بس وہ تو باہر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ لگا رہی تھی کہ اس کا محافظ اس کا میر اس تک پہنچ جائے۔ دھڑ دھڑ کرتی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید گولیاں ان لڑکوں کو بھی لگی تھی، کیونکہ ان کی درد سے چیخنے کی آوازیں بھی مرحا سن رہی تھی۔ چیخ و پکار اور گولیوں کی آوازیں سن کر پہلے سے ڈری ہوئی مرحا اور بھی ڈر کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر دیکھتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، مگر شاہ میر کی محبت نے اس کے اندر جو خود مختاری اور بہادری کے ذرے بھرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بہادری کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی کہ اس حادثے نے مرحا کو پھر سے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے روم کا دروازہ کھلا، بھاری قدم چلتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب آ رہے تھے۔ مرحا کے منہ سے ڈر کے مارے چیخیں نکلنے لگی تھی، جب کسی نے اس کے کندھے پر بھاری ہاتھ رکھے۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گھٹنوں کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھی تھی اور اونچی آواز میں چیخیں مار کر بول رہی تھی، مرحا، مرحا میری جان، میں ہوں۔ شاہ میر نے زور سے اس کے کاندھوں سے ہلا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو مرحا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی جانب دیکھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شامیر کا دل بند ہونے لگا تھا برہا کی حالت دیکھ کر۔ میر میر وہ اتنی ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے میر کا نام بمشکل لفظوں کو توڑتے ہوئے لیا تھا۔ میر جس کے اوپر جھکا ہوا تھا، وہ اپنا ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیڈ پر رکھ کر اسے بلا رہا تھا۔ وہ میر کو دیکھتے ہی جھپٹ کر میر کے سینے سے آن لگی تھی۔ میر کی کمر میں سختی سے ہاتھ باندھے وہ میر کے سینے میں سر دی، بہت اونچی آواز سے سسکیاں لیتی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ میر کو خود کا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات کا میر کے دل کو پورا یقین تھا کہ اس کی مرحا کے ساتھ اس نے کچھ غلط نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ شاہ امیر نے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا تھا، اس سے پہلے وہ ان تک پہنچ چکا تھا۔ مگر مرحا اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ شاہ امیر سے سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی ہوئی شاہ میر کے گلے میں باہیں ڈال کر میر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مرحا میری جانب دیکھو، تمہارا میر آ گیا ہے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنی جان کو۔ مرحا میری جان دیکھو تو صحیح میری جان۔ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ شاہ میر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں نیچے ہوئے، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی، اس سے پہلے کہ شاہ میر اسے پیار سے دلاسا دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ مرحا اس کے ہاتھوں میں ہی لٹک گئی۔ مرحا اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ میر کو اسی بات کا ڈر تھا، اسے پتا تھا کہ مرحا اتنا اسٹریس ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ شاہ میر نے اپنی شرٹ کو جلدی سے اتارا اور اس وقت فل یونیفارم میں تھا، شاید ان گھٹیا لوگوں کی کھینچا تانی میں مرحا کی ایک شرٹ کی ایک طرفہ بازو کی سلائی نکل گئی۔ شاہ میر نے اپنی شرٹ اتار کر جلدی سے مرحا کو پہنا دی تھی۔ وہ خود اس وقت صرف پینٹ اور وائٹ بنیان میں ملبوس تھا۔ مرحا کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نفرین سب کو زخمی حالت میں پولیس ڈالے میں ڈال کر ان کے سسرال لے جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مرحا کو شاہ میر نے اس انداز سے اٹھایا تھا کہ اس کا چہرہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی شاہ میر کے ہوتے ہوئے اب کسی کی اتنی اوقات تھی کہ وہ اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ ان کو تو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مرحا کا چہرہ شاہ میر کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ مرحا کو اپنی جیپ میں ڈالتا ہوا قریب ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں لے آیا تھا، جہاں پر مرحا کو ٹریٹمنٹ دیا گیا، مگر ڈاکٹر نے کچھ خطرے کی بات نہیں بتائی۔ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، ڈاکٹر نے یہی ریزن دیا۔ کچھ دیر کے بعد مرحا کو ہوش آ گیا تھا، مگر اس وقت کچھ بھی بول نہیں رہی تھی اور نہ ہی کسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی میر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے واپس آن لگی تھی۔ اسے اس وقت سب سے محفوظ جگہ شاہ میر کا سینہ لگ رہا تھا، جہاں پر لگ کر شاہ میر کی باہوں کے گھیرے میں وہ خود کو بحفاظت محسوس کر رہی تھی۔ مرحا کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا اور شاہ میر مرحا کو جیپ میں اپنے بازوں میں اٹھا کر جیپ میں ڈال کر بٹھاتے ہوئے سیدھا گھر لے آیا۔ سارے راستے سے صرف ایک ہاتھ سے جیپ چلائی تھی، دوسرا ہاتھ وہ مرحا کے کاندھے پر رکھ کر اسے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ مرحا بھی اپنا ہاتھ شاہ میر کی کمر سے ہٹا ہی نہیں رہی تھی، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میر سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ مرحا کا دل اس وقت بھی دھک دھک کی تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ شاہ میر نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روکی تو گاؤں والے بڑی بے صبری سے گھر کے سامنے شاہ میر اور مرحا کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ میر نے مرحا کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہوئے گاڑی سے اتارا تو گاؤں کی کچھ عورتوں نے دروازہ کھول دیا۔ شاہ میر مرحا کو اپنے ساتھ لگے ہوئے دروازے کی کنڈی لگاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ شاہ میر اور مرحا کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے گاؤں والے چپ چاپ اپنے گھروں کی جانب چل دیے تھے، بنا کچھ سوال کیے ہوئے۔ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ ان کا اے سی پی صاحب اپنی بیوی کو لے کر صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ شاہ میر نے بڑے آرام سے مرحا کو چارپائی پہ لٹا کر پیچھے ہونے لگا تو مرحا نے اپنے بازو شاہ میر کی گردن میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے اور شاہ میر کو خود سے دور جانے سے منع کر رہی تھی۔ میر، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، تمہیں دوا دینی ہے اس لیے دودھ گرم کرنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی دوا نہیں کھانی میر، آپ میرے پاس رہے۔ شاہ میر کو کھینچ کر اپنے پاس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اب بھی ڈر کے شدید تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کہیں نہیں جا رہا میری جان، آرام سے سو جاؤ، تمہارا میر ہے تمہارے پاس۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کو اپنے سینے پر لٹا کر اپنی مضبوط باہوں کا دائرہ اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی حفاظت میں ہونے کا احساس دلایا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر کو سہلاتے اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر اپنے لبوں سے بھی اس کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ ہے اس کے پاس اور وہ ہے محفوظ، وہ اپنے میر کی حفاظت میں ہے۔ شاہ میر نے محسوس کیا تھا کہ اس کے قریب ہونے، اس کے چھونے سے، اس کے ہاتھوں کے لمس کی حدت سے مرحا پرسکون ہونے لگی تھی۔
اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار میں کمی آنے لگی تھی۔ شاہمیر کروٹ لیتے ہیں اس کے اوپر آ گیا، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر لبوں کی گرمی مرہا کو محسوس کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بڑی محبت بھرے انداز سے اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ اس کی گالوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی محبت کی بے شمار لمس چھوڑ رہا تھا۔ شامیر کے اس قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اپنی محبت اور عقیدت بھرے لمس اس کے پورے وجود پر چھوڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرہا کے ڈر کا علاج اس کی قربت ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت سے مرہا کا وجود جو ڈر سے کانپ رہا تھا وہ پرسکون ہونے لگا تھا۔ شامر اس کے پورے وجود پر اپنی محبت کی مہریں لگاتے ہوئے اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ شاہمیر نے الفاظ زبان سے نہیں کہے تھے، مگر جیسے جیسے رات گزر رہی تھی مرہا کے وجود پر شاہمیر کی محبت کے دائرے تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی قربت میں مرہا پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کی انمول بارش وہ مرہا کو پوری طرح سے بھگو کر اب اسے اپنے سینے پر لٹائے ہوئے گہری سوچ میں رہا تھا، جبکہ مرہا اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت خود کو اپنے محافظ کے ہاتھوں میں سونپ کر بے خوف ہو کر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون دیکھ کر شاہمیر نے شکر کا کلمہ پڑھا، اس کے گرد اپنی مضبوط بازوؤں کا دائرہ بنا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اٹھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی نفری سے بات کرنی تھی۔ کتنی بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہا، کیونکہ اس کے ذرا سے بھی ہلنے سے مرہا کی آنکھ کھل جاتی تھی اور شاہمیر کو خود سے دور نہیں ہونے دے رہی۔ اس وقت مرہا کو زبردستی چھوڑنے کا مطلب تھا کہ وہ واپس خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے گی۔ اس لیے شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر اپنے موبائل اٹھا کر اپنی نفری کو کچھ میسج ٹائپ کر کے بھیج دیے۔ مرہا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے دائرے میں کسے ہوئے لیٹا رہا۔ نیند تو نہ آنی تھی نہ آئی۔ اس کے سینے میں جو آنکھ لگی ہوئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے بیوی گھر کے اندر کتنی غیر محفوظ تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے، یہ بات میر کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے رب نے اسے راستہ دکھایا اور بر وقت وہاں پہنچ کر اپنی بیوی کو باحفاظت واپس لانے کا موقع دیا۔ تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گی کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ مہک روم میں آتی ہے اپنا غصہ اپنی جیولری پر اتارتے ہوئے ڈریسنگ پر اپنی جیولری اتار کر بدتمیزی سے پٹک رہی تھی۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو ان کا استعمال کر کے دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لہجہ انتہائی بدتمیزی والا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت اپنی جیولری جو کہ بے زبان ہے اس پر فضول کا غصہ نکال رہی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل کے ساتھ جو زبان دی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی کڑوی کیوں ہے۔ احمد نے اب بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا تھا، میری زبان بھی ایسی ہے اور میں خود بھی ایسی ہوں۔ اگر نکاح کرنے سے پہلے چھان بین کر لیتے تو اچھی طرح سے پتہ چل جاتا۔ بالوں میں بنے ہوئے جوڑے کے پنے نکال کر بدتمیزی سے ادھر ادھر پھینک رہی۔ مہک پلیز بیہیو سر، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی نہ تو بدتمیزی کرنا چاہتا ہوں اور نہ سختی، اس لیے پلیز اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو۔ مجھے نہ تو بدتمیزی کرنا پسند ہے اور نہ بدتمیزی کو برداشت کرنا پسند ہے، تو بہتر ہوگا کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر کرو۔ اب کی بار احمد کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا، مگر مجھے تو بدتمیزی کرنا پسند ہے اور میں اپنا لہجہ تمہارے لیے کیوں بدلوں؟ میں جیسی ہوں ایسی ہی رہوں گی اور مجھے آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے بالکل بھی نہ تو ڈر لگ رہا ہے اور نہ کبھی لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنا لہجہ چینج کرنا پڑے گا اور میرا چینج کیا ہوا لہجہ اور طریقہ مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے اب کی بار احمد نے انتہائی غصے والے لہجے سے کہا اور اپنے قدم اٹھاتا ہوا مہک کی جانب بڑھ رہا تھا، مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ کیوں؟ تم میں اس وقت کرنٹ آیا ہوا ہے جو تمہارے پاس آنے سے مجھے لگ جائے گا۔ اسپاٹ لہجے سے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ ہاتھ کی سختی اتنی زیادہ تھی کہ مہک کو خود کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑا کر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی! اپنی کمر سے احمد کے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے ناگوار نظروں سے دیکھ کر کہا۔ احمد کس انداز سے تھوڑی دیر کے لیے ڈر کی ایک لہر تو مہک کے چہرے سے ہو کر گزری تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں شوہر کا حق کہا جاتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تمہیں تمیز سے سنبھلنے کا ٹائم دو گا، مگر تمہاری باتیں اور تمہارا ایٹیٹیوڈ تو مجھے کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جبڑے سے پکڑ کر چہرے کو اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو اور دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی مجھ سے کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے اس طرح کے روپ ڈالنے سے ڈر جاؤں۔ مہک نے احمد کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا
तुम खुद को समझती क्या हो? खुद की तौहीन पर अहमद गुस्से से जो लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गिरने ही वाला था, महक पर झपट पड़ा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार से हैंडल करूंगा, मगर तुम तो प्यार से हैंडल करने वाली चीज ही नहीं हो। अब तो तुम्हें मैं अपने इस अंदाज से बावर करवाऊंगा जिससे आज तक मैंने खुद को भी रूबरू नहीं करवाया। अहमद के दिमाग में रोमान शाह की बात आई थी कि अगर तुमसे अपनी बीवी ना संभाली गई तो लानत है इसके मर्द होने पर। और अहमद को रोमान शाह के जुमले सच साबित करने थे। महक से पहले अरीशा, जिसको अहमद ने दिल से प्यार किया, मगर वो उसके बावजूद धोखा देकर चली गई। अहमद अब दोबारा से धोखा खाने का नहीं चाहता था, इसलिए अब तो दिमागी तौर पर तैयार था कि उसे महक को हर हाल में मोहब्बत से या जबरदस्ती अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और महक के अड़ियल दिमाग से उसे अंदाजा हो गया था कि महक वो लड़की नहीं जो मोहब्बत से इसके साथ रहेगी। बेशक वो खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती से अहमद मुतासिर हुआ था, मगर इसके असल रंग तो कुछ घंटों में ही अहमद के ऊपर आया हो गए। 5 मिनट है तुम्हारे पास फ्रेश होकर चेंज करने के लिए, क्योंकि घूंघट उठाने वाला सीन तो तुमने छोड़ा नहीं और ज्वेलरी तुम पहले ही उतार चुकी हो। इसमें तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। अब सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर ये शादी का जोड़ा बचा है, तो उसको उतारने की मेहनत भी तुम खुद करो और 5 मिनट में चेंज करके बेड पर पहुंचो। मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहकर शर्ट के बटन खोलकर उसे उतारता हुआ शर्ट को फर्श पर फेंकते हुए बेड पर जाकर अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखकर सीधा लेट गया था। अहमद के अल्फाजों से महक के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो देखने में बेहद खूबसूरत था, वो अलग बात थी कि महक की आंखों में रोमान शाह बसा हुआ था, इसलिए इसकी आंखों को कोई और मर्द भाता ही नहीं था। मगर ये भी सच्चाई थी कि अहमद बेहद खूबसूरत था। नॉर्मल सकत खूबसूरत कसरती जिस्म, डार्क ब्राउन आंखें, घनी मूछें, हल्की हल्की बेयर्ड, मॉडर्न स्टाइलिश स्टाइल जो बेहद पढ़ी लिखी सोबर पर्सनैलिटी, देखने में खूबसूरत चॉकलेट हीरो लगता था। मगर जिस अंदाज से इसने महक को धमकी दी, महक तो फटी फटी आंखों से अब तक बेड पर लेटे हुए अहमद को देखे जा रही थी। चेंज करके आ जाओ, करीब से आकर अच्छी तरह से मुझे देख लेना। महक को यूं टिकटिकी बांधे हुए देख अहमद उसे होश की दुनिया में वापस लाया। मैं इन्हीं कपड़ों में सोऊंगी, मेरा कपड़े चेंज करने का मूड नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आ जाओ। वैसे भी कुछ देर के बाद तो ये कपड़े भी तुम्हें अपने इस खूबसूरत वजूद पर नजर नहीं आए। गहरी नजरों से उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी कि पूरे होटल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। महक ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी अहमद को दी और इसे पूरा यकीन था कि अहमद इसकी इस धमकी से डर जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तुम्हें जो करना है, तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम कर सकती हो। तुम अपना ये शौक भी पूरा करके देखना, मैं भी तो देखूं कि तुम कितना चीख सकती हो। अच्छा है, जितना ज्यादा चीखोगी इतना ज्यादा मुझे तुम पर काबिज होने में अच्छा लगेगा, मगर तुम्हारी कोई भी मज़ाहमत आज तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। और ये हालात महक बीवी तुमने खुद पैदा किए हैं। मैं तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, और अब अगर तुम नहीं चाहती कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो चुपचाप चेंज करके आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यूं धमकियां दोगे और मैं डर कर सहम कर चेंज करके तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगी और तुम वहां बेड पर सोना। और अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। महक अपने लहके को उठाकर संभालती हुई सोफे पर लेट गई, जबकि अहमद अब भी इसकी हरकत को देखकर चुप था। वो अपनी इस खूबसूरत रात को कोई गलत रंग नहीं देना चाहता था, मगर महक थी कि उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो तो रोमान शाह को खोने का गम अपने सर पर सवार किए हुए सारा गुस्सा अहमद पर उतार रही थी। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है! अहमद महक को अपनी बाहों में उठाकर जबरदस्ती बेड तक ले आया और महक को बेड पर पटकने वाले अंदाज में लटाया। अभी तक बदतमीजी नहीं की, अब करने का पूरा इरादा रखता हूँ। क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? बेड पर उठकर पीछे की जानिब स्क्रॉल करती हुई महक के चेहरे पर डर के तासुरात वाज़ेह नजर आ रहे थे। तुम्हारे होश ठिकाने लगाने लगा हूँ कि जो कि बेहद जरूरी है। तुम्हें बताने लगा हूँ कि शौहर के हकूक क्या होते हैं। पीछे हटो, शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करते हो। अहमद जो उसके ऊपर घटा बनकर छाया हुआ था, इसकी छाती पर मुक्के मारते हुए वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोल रही थी, नाइस, चलो तुम मेरी याददाश्त इतना तो काम करने लगी है। तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी, और मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, याद है मुझे कि तुमने मुझसे निकाह किया है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उखड़ी हुई सांसों से अहमद को घूरते हुए महक ने कहा, चलो अब तुम्हें चीखें मारने का टाइम हो गया, क्योंकि अब मैं जो करने वाला इसके बाद तुम्हारा चीखें मारना जरूरी होगा।
क्या करने वाले हैं? लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। कुछ नहीं बीबी, रोमांस ही करूंगा। मार कुटाई करने वाला बंदा नहीं हूं मैं। तुम्हें अपनी शिद्दतों से ही सजा भी दूंगा और प्यार भी करूंगा। अब तुमने मेरी शिद्दतों को अब तुमने मेरी शिद्दतों को प्यार से सहना या बतौर सजा कबूल करना है, ये तुम्हारी मर्जी। वो गहरी नजरें इसके सरापे को देखते हुए इस पर झुकने लगा। बहक झटपटाकर पीछे को हुई। अहमद इसके दोनों हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उस बेड के साथ लगा चुका था। इसके हाथों को अपनी उंगलियों में फंसाकर बेड पर पिन करते हुए इस पर घटा बनकर छा गया। अहमद उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इसकी बीवी थी और वो पूरा हक रखता था इस बात का। इसके दिल को इत्मीनान था। और महक को अगर वो आज अपने करीब नहीं करता तो उसे अंदाजा हो गया था कि महक इन दोनों के दरमियान में फासला मजीद बढ़ा देगी। जबकि अहमद महक को ऐसा कोई भी मौका देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि आज की रात वो महक को शौहर होने के सारे हकूक बताने वाला था। महक के हाथों के बाद अपनी टांगों में इसकी टांगें लिपटे हुए इसको भी पिन कर चुका था। इसने पूरी तरह से महक को अपने काबू में करते हुए इसके गुस्से और बेजार चेहरे पर नजर डाली। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, महक चिल्लाई थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ और करके दिखाऊं। बहुत मनमानियां की हैं तुमने अपनी जिंदगी में। अब तुम अहमद अलवी की बीवी हो, तुम पर पूरा हक है मेरा, और आज मैं अपना हर एक हक तुमसे वसूल करके तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा। अगर तुम्हारे होश ठिकाने लगाकर तुम्हें इंसान न बनाया तो महक अहमद अलवी नाम नहीं मेरा। शक्ल से शरीफ नजर आता हूँ, मगर इतना शरीफ हूँ नहीं कि तुम मुझे खुद के करीब ना आने दो और मैं तुम्हारे हुक्म का इंतजार करता रहूं। महक इसके नीचे पड़ी हुई झटपटा रही थी, जबकि उस वक्त पूरी तरह बेबस थी। ना तो वो अपने हाथ हिला पा रही थी और ना ही अपनी टांगें। वो उसके होंठों पर झुककर उसके होंठों पर अपने अनाबी लब रखते हुए बड़ी सख्ती से उसके पंखड़ियों को अपनी लबों की कैद में ले गया। इसकी नमी को इसने इतनी सख्ती से अपने अंदर उंडेला कि महक की सांसें रुक रही थी। वो तड़प रही थी, मगर अहमद इस पर काबिज हुआ इसकी सांसों को पीता जा रहा था। उसे ना तो इस पर इस वक्त तरस आ रहा था और ना ही वो उसे छोड़ने का इस वक्त कोई इरादा रखता था। महक को अपने होंठों पर जलन महसूस हो रही थी, मगर वो तो अपनी प्यास बुझाने में इस कदर मगन था कि इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को भी वही देख पा रहा था। या यूं कहें कि वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसका शौहर है और इस पर पूरा हक रखता है। वो उसे यूं धुतकार नहीं सकते। कितनी देर बाद अपनी मर्जी से जब महक तड़प कर झटपटाना भी छोड़ चुकी थी तो वो पीछे हटा। महक के दोनों होठों पर कट लगने से नन्ही नन्ही खून की बूंदें खुद पर हुए जुल्म का इजहार कर रही थी, मगर अहमद अलवी इन बूंदों को देखते हुए आंख दबाकर अपनी पहली कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ अभी महक की उंगलियों में फंसे हुए थे। महक की पलकों पर आंसू देखकर होठों को गोल करते हुए इसके पूरे चेहरे पर फूंक मार रहा था। महक ने अपना चेहरा गुस्से से दूसरी जानिब मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ पहली रात को इस तरह करते हुए? आंसू से भीगी हुई पलकों से इसके नीचे पड़ी हुई अब भी अपनी अकड़ को कम करने के लिए तैयार न थी। अगर बीवी तुम्हारे जैसी बददिमाग और बदतमीज हो तो इसके होश ठिकाने लगाने के लिए शौहर को इस तरह की हिकमत अमली करनी पड़ती है। अहमद को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अहमद सिर्फ उस एहसास दिला रहा था कि वो उसका शौहर है और वो उसके साथ कुछ करने का जबरदस्ती उसे अपने करीब लाने का पूरा हक रखता है, जबकि वो महक के साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता था। ये महज इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए अहमद का एक तरीका था। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर अहमद कुछ देर के लिए अपने बहके हुए जज्बातों को खामोश करने के लिए लेट गया, क्योंकि महक को सब सबक सिखाने के चक्कर में इसके बेलगाम जज्बात इस पर हावी हो गए थे और वो अपने जज्बातों के बहकावे में आकर महक के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। अहमद इंतहाई समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो अपने हाथों से कभी भी अपनी बीवी को यूं बेआबरू नहीं करना चाहता था। महक की जगह कोई और अक्लमंद लड़की होती तो अपनी किस्मत पर नाज करती कि इसके हिस्से में अहमद जैसा सुलझा हुआ शख्स आए जो उसे प्यार भी करता था। महक ने कितनी बार अहमद की बाहों की गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर इसकी ये कोशिश हर बार अहमद पहले से ज्यादा मजबूत गिरफ्त करके नाकाम बना देता। जब महक झटपटा कर थक गई तो अहमद भी आंखें बंद करके लेट गया। लेटे हुए अहमद की आंख लग गई। महक आहिस्ता से सरक कर इसकी बाहों के दायरे से निकल गई। जल्दी से अपने अपने गले में वेडिंग सूट डाला वाला दुपट्टा डालते हुए दरवाजे की जानिब लपकी। इससे हैंडल घुमाने पर अंदाजा हुआ कि दरवाजा चाबी से लॉक था। और गुस्से से लंबी सांस भरते हुए वापस मुड़ी। आहिस्ता से कदम उठाते जाकर अहमद की पैंट की पॉकेट से चाबी निकालने लगी, क्योंकि चाबी का हल्का सा की चेन बाहर निकला हुआ था जिस पर रूम का कोड नंबर लिखा हुआ था। महक समझ गई थी रूम की चाबी है, मगर इससे पहले कि वो चाबी निकालती
अहमद ने इसकी कलाई पकड़कर अचानक से आंखें खोली और झटके से महक को अपनी जानिब खींचा। महक इसको इस तरह करते देख इसकी अगली जानिब बेड पर आन गई। वो करवट लेकर सीधा इसके ऊपर आ गई। तुम सुधर नहीं सकती महक, क्या करने जा रही थी? तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो तो इंतहाई गलत और बेवकूफ़ी वाली सोच है तुम्हारी। बीवी इतनी सिक्योरिटी तो मैं करके सोया था। मुझे अंदाजा था कि तुम इस तरह की हरकत भी कर सकती हो और माशाल्लाह तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतर रही हो। और अगर दोबारा तुमने रूम से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़कर माजूर बना दूंगा, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे पीछे यूं भाग नहीं सकता। इसको जड़ से पकड़कर इसको इसके बालों को जड़ से पकड़कर सख्ती से एक एक लफ्ज चबा कर बोल रहा था, क्योंकि उसे महक का ये अंदाज इंतहाई बुरा लगा था। वो स्पीड से बेड से उठा और पॉकेट से चाबी निकाल कर महक को दिखा रहा था, और महक को दिखाकर चाबी को उसने विंडो का शीशा खोलते हुए बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। महक, इससे पहले कि इस चाबी की तरह तुम्हें भी उठाकर विंडो से नीचे फेंक दूं, अब कोई भी हरकत मत करना। तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब कर चुकी हो। अगर इससे ज़्यादा खराब हुआ तो शायद मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं जिसका बाद में मुझे खुद भी पछतावा हो। वो धमकी देता हुआ गुस्से से धड़ाम करके बेड पर गिरकर उल्टा लेट गया, जबकि ये चाबी फेंकने वाले इसके अंदाज से महक सच में डर गई थी। इसलिए अब इसने कोई हरकत नहीं की, चुपचाप सिमट कर लेटी रही। अहमद ने हाथ इसके ऊपर से गुजारते हुए खींच कर सख्ती से उसे अपने साथ लगा लिया। अब की बार महक ने इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सच में अमर के रवैये को लेकर बहुत डर गई थी और जिसे चॉकलेट हीरो समझ रही थी। इसका एक्शन हीरो वाला रूप देखकर महक दंग रह गई थी। तो मेरे प्यारे, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।